नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 15 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के तहत आज बुधवार रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके पश्चात लिंक बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड को मंगलवार शाम तक 12,29,000 आवेदन मिले हैं। बोर्ड ने कैंडिडेट से अपील की है कि वे पूरी तरह जांच परख कर समय रहते आवेदन करें। एग्जाम 27 फरवरी को होगा। सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि एक बार ऑनलाइन आवेदन लॉक करने के बाद उसमें अभ्यर्थियों के स्तर पर संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अभ्यर्थी यह तय कर लें कि उन्होंने जो भी जानकारियां फीड की हैं वे पूरी तरह सही, स्पष्ट एवं रिकॉर्ड के अनुरूप हैं। अभ्यर्थी के फीड करते ही सारा डेटा बोर्ड के सर्वर पर सेव हो जाएगा। उसमें अभ्यर्थी के स्तर पर बदलाव नहीं किया जा सकेगा। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार में शामिल 5 युवक और 5 युवतियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसपी योगेश गोयल के निर्देशन पर प्रशिक्षु आईपीएस माधव उपाध्याय के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद अंबेरी के पुरोहितों के तालाब स्थित अंबेरी होटल एंड विला पर दबिश देने पहुंचे, जहां 5 युवक 5 युवतियों को देह व्यापार में लिप्त होना पाया गया। मामले में वांछित आरोपी महेंद्र सिंह निवासी जालोर फरार है, जिसके संभावित ठिकानों पर तलाश जारी है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी रेवत सिंह निवासी जालोर, हैप्पी जैन निवासी सुखेर, मोहम्मद अशफाक अहमद हुसैन निवासी साबरकांठा गुजरात, अब्दुल रहमान निवासी साबरकांठा गुजरात और महेंद्र शर्मा निवासी साबरकांठा गुजरात के अलावा 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। अजमेर के किशनगढ़ में बैंक की गलती से किसान के अकाउंट में 16 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। इससे किसान ने अपनी 15 लाख की उधारी चुका दी। बैंक कर्मियों को गलती का पता चला तो किसान से वसूली करने पहुंचे, पर किसान ने इनकार कर दिया। मामले में बैंक कर्मियों ने पुलिस से वसूली की गुहार लगाई है। मामला किशनगढ़ के अराई थाना इलाके का है। थानाधिकारी राम स्वरूप जाट ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर जितेंद्र ठाकुर ने किसान कानाराम जाट निवासी छोटा लांबा गांव से के खिलाफ शिकायत दी है। जांच कर रहे हैं। संबंधित किसान के खाते का स्टेटमेंट लेकर मामले को सुलझाएंगे। वैसे कानाराम जाट का किसान क्रेडिट कार्ड और 16 बीघा जमीन के दस्तावेज बैंक के पास हैं। नियमानुसार यह पैसा किसान का नहीं है, इसलिए अगर वह इस राशि को नहीं लौटाता है तो जमीन की नीलामी कर वसूली की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट ने एसआई भर्ती रद्द नहीं करने पर सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा, राजस्थान सरकार असमंजस में है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सरकारी एजेंसी भी भर्ती रद्द करने की बात कह चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार ने कोर्ट में भर्ती रद्द करने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा, इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए कि आखिरकार किसके दबाव में सरकार एसआई भर्ती रद्द नहीं कर रही है। पायलट ने कहा, इस सरकार में विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, इससे जनता परेशान है। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए 9 नए जिले खत्म करने, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के फैसले पर भी सरकार को घेरा। पायलट टोंक विधानसभा के महंदवास स्कूल में क्लासरूम में लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। जालोर जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ और 1 महीने से परेशान करने की फरियाद लेकर भटकने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पोक्सो कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। जज भूपेंद्र कुमार ने बागोड़ा सीआई अरुण कुमार को भी आरोपी मानकर समन जारी करने और अगली सुनवाई 27 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। सीआई के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 21 और सेवक का कर्तव्य निर्वहन नहीं करने पर बीएनएस की धारा 199C के तहत केस चलेगा। कोर्ट ने एसपी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पीड़िता ने एसपी से भी गुहार लगाई थी। एसपी के निर्देश देने के बाद भी सीआई अरुण कुमार ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसका पति और 2 अन्य नशे के आदी हैं। मेरी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी तो एक आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। 4 दिसंबर को संचोर एसपी को सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। 26 दिसंबर को बेटी के किडनैप की कोशिश की और मेरे साथ भी मारपीट की थी। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा सत्र 2024-25 में होने वाले पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 की तिथियां निर्धारित कर दी हैं।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित आकलन 1 के तहत हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय की एक घंटे की परीक्षा होगी। यह परीक्षा 17-18 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के बाद 20 से 22 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। दक्षता आधारित आकलन 1 के प्रश्न पत्र पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से तैयार किए जाएंगे। स्कूल स्तर पर परीक्षा दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षण निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान शिक्षा सत्र में गत कक्षा स्तरीय दक्षता आधारित आकलन 2 बार आयोजित किया जाएगा। आकलन 2 की भी तिथि तय कर दी गई है। आकलन 2 वार्षिक परीक्षा के बाद 24 अप्रैल से 8 मई के बीच होगा। हरियाणा के सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने चौकी इंचार्ज को टक्कर मार दी। उनके साथ खड़ा दूसरा पुलिसकर्मी बाल बच गया। चौकी इंचार्ज को तुरंत अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पानीपत जिले के डिंडार गांव के रहने वाले श्याम सुंदर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक श्याम सुंदर ड्यूटी पर थे। वह पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के बाद हाईवे के 0 पॉइंट पर खड़े थे। तभी स्पीड में स्कॉर्पियो कार आई और श्याम सुंदर को सीधे टक्कर मार दी। साथ ही पुलिस कर्मियों का कहना है कि श्याम सुंदर अपने काम को लेकर काफी मेहनत करते थे। साल 2000 में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। 5 साल पहले श्याम सुंदर को एसआई बनाया था। वह अब राई थाना के अंतर्गत आने वाली चौकी के प्रभारी थे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2024 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 370 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। अब इन उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा 24 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित की गई थी। चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड में हिस्सा लेने से पहले डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 20 से 27 जनवरी तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। आयोग द्वारा इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। यूपीएससी ने जानकारी दी है कि मार्कशीट 15 दिनों के भीतर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवार अपनी मार्कशीट चेक कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत जयपुर वेस्ट जिला पुलिस द्वारा पकड़े गए 30 बदमाशों के पास मिले बैंक अकाउंट्स व यूपीआई की 1 साल की ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी है, जिनमें बैंकों से अभी तक केवल 65 अकाउंट्स की डिटेल मिली है, जिनमें 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला है। पुलिस टीमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि कार्रवाई के बाद बिंदायका थाने में 2, करदनी, कालवाड़, करनी विहार व हरमाड़ा थाने में 1-1 प्रकरण दर्ज किए थे। सभी जगह पर साइबर सेल में 2-2 जवान सभी थानों में लगाए हैं। पुलिस ने सभी मुकदमों में अब तक मिले 300 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स और यूपीआई की 1 साल की ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी है। गौरतलब है कि वेस्ट जिले की स्पेशल टीमों ने 5 जगह दबिश देकर 32 ठगों को पकड़ा, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल थे। प्रतापगढ़ जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया था। इसमें शराब दुकान के सेल्समैन की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। घटना 20 दिसंबर 2024 की है। पुलिस को सूचना मिली कि पुंगा तालाब के जंगल में शव पड़ा है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव और मोटरसाइकिल को बरामद किया। मृतक की पहचान केसर सिंह के रूप में की, जो धरियावद रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में सेल्समैन था। मृतक के भाई अमर सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 5 आरोपियों दीपक, रुपेश, पवन, समर्थ मल और तेजू नाथ को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि केसर सिंह ने शराब की दुकान से 6,50,000 रुपए गायब कर दिए थे। आरोपियों ने इस बात का बदला लेने के लिए उसे हत्या का शिकार बना दिया। दीपक नामक आरोपी ने खुलासा किया कि मृतक द्वारा पैसे का गबन करने पर उसकी हत्या कर दी। पंजाब के लुधियाना में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिमरनदीप सिंह सोही ने अदालत ने चेक बाउंस मामले में गिल रोड मिलरगंज स्थित मैसेज राघव पेट्रोकैम्प के मालिक दिनेश कुमार गुप्ता को 2 साल के कैद की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता पुनीत साहनी ने अदालत को बताया कि उक्त दोषी दिनेश कुमार उनका जानकार था। दिनेश ने शिकायतकर्ता से बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। पुनीत ने दिनेश को पहले 3 लाख और बाद में 7 लाख दे दिए। कुछ दिनों के बाद पैसे वापस मांगने पर दिनेश को 2 चेक दिए।
उक्त चेक बाउंस हो गए। नोटिस भेजने के बाद भी दोषी ने शिकायतकर्ता के पैसे नहीं लौटाए, जिस पर शिकायतकर्ता ने अदालत की शरण ली थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूत को देखने के बाद दिनेश गुप्ता को उक्त सजा सुनाई गई है।